Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपके बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आपको बता दिया, भाषा जो एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम किसी को अपनी बातों को समझाते हैं। जैसे आपको बाज़ार जाना है तो कहेंगे मैं बाज़ार जा रहा हूँ, सामने वाला समझ जाएगा, आपकी भाषा से ही समझ जाएगा कि ये बाज़ार जा रहा है। तो भाषा सामने वाले चीज़ को समझाने का एक मौखिक तरीका है। अगर लिख दिए तो लिखित भाषा उसी को कहते हैं। देखिए दोस्तों, भाषा सिद्धांत जो हैं, शिक्षण है तो 3 तत्वों का होना आवश्यक है। एक तो शिक्षक, एक शिक्षार्थी और एक पाठ्यक्रम। इन 3 चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक तो शिक्षक, एक शिक्षार्थी और एक पाठ्यक्रम। अब देखिए, भाषा का पहला सिद्धांत है रुचि जागृत करने का सिद्धांत। दोस्तों, भाषा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र में रुचि लाए, छात्र को अभिप्रेरित करे। बालक विषय वस्तु में रुचि लेगा तो वह ध्यान केंद्रित कर शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। तो रुचि जागृत करने का सिद्धांत एक जो है बाल केंद्रित शिक्षा सिद्धांत है। इसमें बालक को केंद्र में माना जाता है कि बालक अगर किताबी भाषा से नहीं सीख पा रहा है, रट्टा भाषा से नहीं सीख पा रहा है, मौखिक परिभाषा से नहीं सीख पा रहा है, तो बच्चे को ऐसा करके सिखाइए कि बच्चा उसमें रुचि ले। जैसे आपको घनत्व पढ़ाना है या आपको द्रव पढ़ाना है, तो आप बताइए कि बेटा, द्रव को जिस भी आकार के बर्तन में हम रखते हैं तो वह उसी आकार का बन जाता है या उसी का आकार ले लेता है। अर्थात जो है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार जो होता है वह निश्चित नहीं होता है। अगर तुम गिलास में रखोगे तो गिलास का आकार ले लेगा, और अगर तुम जो है कप में रखोगे तो कप का आकार ले लेगा। तो बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा क्या करेगा, रुचि लेगा। बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको खेल खेल में आप सिखाएंगे तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा रुचि लेगा। जबकि आप ज़बरदस्ती 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 ज़बरदस्ती सिखा रहे हैं, बिना किसी TLM के सिखा रहे हैं, तो बच्चा उसमें रुचि नहीं लेगा। बच्चे को अगर जोड़ सिखाना है, नोट पहचानने सिखाना है, तो आप नकली नोट या असली नोट के द्वारा ही सिखाइए। अगर बड़ा और छोटा सिखाना है तो एक 500 का नोट ले लीजिए, एक 100 का नोट ले लीजिए, बच्चे से पूछिए कि बड़ा वाला निशान किधर लगेगा। इस तरीके से मतलब ऐसा काम करिए, ऐसे TLM का प्रयोग करिए। आप जो है टीवी का प्रयोग करिए, प्रोजेक्टर का प्रयोग करिए, श्यामपट्ट और पुस्तक का प्रयोग करिए। ऐसा चीज़ आप जो है प्रयोग करिए कि बच्चा उस शिक्षण में बहुत ही ज़्यादा क्या ले, रुचि ले। तब बच्चे के अंदर जो है पढ़ने के लिए वह पूरी तरीके से क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। तो भाषा का पहला सिद्धांत समझ लीजिए कि रुचि जागृत करने का सिद्धांत है। दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, प्रेरणा का सिद्धांत का मतलब है अभिप्रेरणा का सिद्धांत या मोटिवेशन का सिद्धांत। बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वह उसके प्रति क्या हो, मोटिवेट हो। जैसे हम लोग हैं, आप लोगों को इतना बेहतरीन शिक्षा देते हैं कि आप लोग उसके प्रति मोटिवेट होते हैं। लेकिन कोई रहता है TLM का प्रयोग नहीं करता है, नए नए उदाहरणों का, व्यवहारिक उदाहरणों का प्रयोग नहीं करता है, तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप लोग सोचते हैं अरे UP टेट, C टेट और सुपर टेट तो बहुत कठिन है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसा आसान करके बच्चों को पढ़ाइए कि वो उस सब्जेक्ट में हमेशा रुचि लें। वो हमेशा ही उसके जो है उसमें उनको इतनी रुचि हो, इतना मोटिवेशन हो कि वो जब तक उद्देश्य या लक्ष्य या उपलब्धि को पा न जाएं तब तक वह अभिप्रेरित ही रहें। कभी भी वो डिमोटिवेट या अभिप्रेरित ना हो, ऐसा कभी ना हो। तो भाषा अधिगम हेतु सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही प्रेरणा का सिद्धांत होता है। रुचि, आवश्यकता और प्रयोजन शिक्षण के प्रमुख प्रेरक होते हैं। उद्देश्य रहित या प्रयोजन रहित कार्य, शिक्षण कार्य जो होता है वो शिथिलता उत्पन्न करता है। देखिए दोस्तों, प्रेरणा का मतलब समझ ही गए, प्रेरणा का मतलब है कि उद्देश्य होता है, मतलब उद्देश्य रहित का मतलब उद्देश्य ना हो। लेकिन प्रेरणा का संबंध ही किससे है दोस्तों, उद्देश्य या उपलब्धि से है। आप हमेशा, जैसे UP टेट आप पास करना चाहते हैं, आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं से आपको टीचर, अपना गुरु, आपके माता पिता जो है मोटिवेट करेंगे, और आप उन बाधाओं को छोड़ कर क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, और आप अपने लक्ष्य को क्या करते हैं, अपने प्लानिंग को, अपने प्रयोजन को, अपने स्वार्थ को, अपने निमित्त को क्या करते हैं, पा जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को पाएंगे तब जब उसको आपको आवश्यकता रहेगी। तो इसीलिए जो है हल ने प्रयोग किया है, भैया आवश्यकता की कमी के लिए आपको पुनर्बलन करना होता है, और पुनर्बलन करने के लिए आपको आवश्यकता की बहुत ज़रूरत है। और वही सेम हाल है अभिप्रेरणा का भी, मोटिवेशन का भी। आपको कोई चीज़ आवश्यक रहेगी तभी आप उसके प्रति मोटिवेट होंगे, अन्यथा आप कभी भी मोटिवेट नहीं होंगे। तो ये सारी बातें हैं
प्रेरणा के सिद्धांत में। उसके बाद आगे दोस्तों चलते हैं तो अगला है क्रिया द्वारा करके सीखने का सिद्धांत। इसी को हम व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं, इसी को हम एक्टिविटी बेस्ड ज्ञान कहते हैं। बच्चा देखिए भाषा सीखने में रुचि सबसे ज़्यादा तभी लेगा जब वह बच्चा व्यवहारिक ज्ञान ले। यह भाषा शिक्षण हेतु सबसे प्रभावी सिद्धांत है जो छात्रों में रुचि और प्रेरणा दोनों जागृत करती है और बालक इसमें बहुत ही सक्रिय रहता है। जैसे देखिए छोटे छोटे बच्चों को जब क्रिया के द्वारा सिखाते हैं, जैसे कोई मान लीजिए हम लोग राइम्स पढ़ाते हैं, कविता पढ़ाते हैं बचपन में बच्चों को, तो कहते हैं चंदा मामा गोल गोल, चंदा मामा गोल मटोल, तो हाथ को गोल गोल बनाते हैं और बच्चे से कहते हैं कि ऐसे ऐसे करते रहो। या कहते हैं बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, फिसला पैर और गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। तो मतलब इसमें हम लोग एक्टिविटी करते रहते हैं और बच्चे एकदम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और बच्चों को करने में भी बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे इसी को हम व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों व्यवहारिक ज्ञान या करके सीखना उसे भी कहते हैं जो अभी हमने बताया है। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब प्रैक्टिकली ज्ञान। जैसे द्रव पढ़ना है तो एक बार भाई एक गिलास मंगाइए, गिलास में पानी डाल दीजिए, और एक कप मंगाइए और उस कप में पानी डाल दीजिए और बच्चे से कहिए देखो बेटा जो है गिलास में डाला तो गिलास की आकृति ले ली, कप में डाला तो कप की आकृति ले ली। इसका मतलब इसका आयतन तो उतना ही है, 1 लीटर है तो 1 ही लीटर है, लेकिन जो है आकार क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो यह व्यवहारिक ज्ञान है। घनत्व तो है तो बच्चे के सामने तौल कर जो है बच्चे को दिखाइए और वो बच्चे से कहिए कि देखो बेटा ए, मतलब कोई भी चीज़ हो एक्टिविटी बेस्ड हो तो कभी भी वो चीज़ें आपको भूलती नहीं हो। TLM का प्रयोग हो जाए, एक्टिविटी बेस्ड हो जाए तो कभी भूलती नहीं है। उसके बाद जो जैसे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन का पढ़ना है तो आप एक कलम या एक सेब उसको गिरा के दिखाइए। देखिए बच्चों जो है कोई भी सामान आप ऊपर फेंकेंगे तो पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, खींचने का एक क्रिया बल होता है, इसी के लिए वह खींचती है। अगला है कुछ और सिद्धांत। तो दोस्तों ये सिद्धांत तीनों याद रखने हैं, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत और रुचि जागृत करने का सिद्धांत। और कुछ अन्य सिद्धांत हैं, जैसे सबसे पहला है अनुबंधन का सिद्धांत, और यह बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आता है। तो अनुबंधन का सिद्धांत देखिए क्या कहलाता है। अनुबंधन का मतलब ये होता है कि बच्चों के भाषा विकास हेतु यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सीखने में यदि प्रत्यक्ष किसी चीज़ का प्रयोग हो, अर्थात मूर्त किसी चीज़ का प्रयोग हो, तो शिक्षण का यह तरीका बहुत ही सरल और रुचिकर हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर भी बात वही हो रही है कि करके सीखने का, इसके अलावा TLM का प्रयोग करना या प्रैक्टिकली या व्यवहारिक ज्ञान देना। तो दोस्तों अनुबंध का मतलब होता है बॉन्ड और बॉन्ड का मतलब होता है संबंध। जैसे आपको बच्चे को का पढ़ाना है तो का पढ़ाने के लिए आप कबूतर का चित्र प्रयोग करिए और का संबंध या बॉन्ड जो है कबूतर के चित्र से कर दीजिए और बार बार बच्चे को कबूतर का चित्र दिखाइए। बच्चा कबूतर का चित्र देखते वो का महक के सीख जाएगा। तो ऐसा महका के उसे सिखाइए मूर्त चिंतन द्वारा कि बच्चा समझ ना पाए। खास से खरगोश पढ़ाना है तो बच्चे को खास से खरगोश पढ़ाइए, खरगोश का चित्र दिखाते या TLM TV में दिखाइए खरगोश दौड़ता हुआ आ रहा है, तो बच्चे को मज़ा भी आएगा और खा भी वह क्या होगा, सीख जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से रिलेट करके। जल प्रदूषण पढ़ाना है तो बच्चे से कहिए बेटा जो है नाली का पानी बहुत ही गंदा होता है, देखिए उसको अगर कोई पी लेगा तो मर जाएगा, बहुत ही प्रदूषित होता है, उसमें जहरीली चीज़ें होती हैं। इस तरीके से रिलेट करके पढ़ाएंगे तो बच्चा बड़ा रुचिकर लेगा, बहुत ही अभिप्रेरित होगा और प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को मूर्त वह देख के जब सीखेगा तो उसको बहुत ही मज़ा आएगा भाषा सीखने में। जैसे दूध या पंखा को पुस्तकों की बजाय प्रत्यक्ष दिखाकर उसके बारे में सरलता से उसकी जानकारी दी जा सकती है। कुल मिला जुला जैसे संभव तो नहीं है, ताजमहल बच्चे को सिखाना है तो आप ताजमहल ही ले जाकर दिखाइए, ताजमहल से उसका पूरा संबंध बना दीजिए, वह ऑटोमेटिक हर चीज़ को क्या करेगा, सीख जाएगा। अगला है दोस्तों अनुकरण का सिद्धांत। तो देखिए अनुकरण का सिद्धांत क्या होता है। अनुकरण का सिद्धांत होता है कि बच्चे अनुकरण करके ही सीखते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अनुकरण का सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। अनुकरण का सिद्धांत और अवलोकन का सिद्धांत, तो बच्चे अवलोकन करके अनुकरण करके जो है क्या करते हैं, सीखते हैं। और यह सिद्धांत किसने दिया है, बंडूरा ने दिया है। बंडूरा ने बताया है, जैसे एक फिगर हमने आपको बताया था कि उसमें डॉल को मार रहा था और एक फिगर था डॉल को मार नहीं रहा था। बाद में उसके जाने के बाद बच्चा वैसा ही व्यवहार कर रहा था जैसा वह देखा था। माँ बाप जैसे ब्रश करते हैं, बच्चा भी वैसे ब्रश करने का प्रयास करता है, जैसे नहाते हैं वैसे नहाने का प्रयास करता है। अगर माँ जो है पापा जो है पेट में साबुन लगा रहे हैं तो बच्चा भी जो है पेट में साबुन लगाता है, वो पैर में नहीं लगाएगा, वो कहेगा जैसे मतलब पापा का देखेगा वैसे ही अनुकरण करने का प्रयास करेगा। लेकिन भाषा की यहाँ पे बात हो रही, तो जैसा पापा बोलने का प्रयास करेंगे वैसा ही बच्चा भी बोलने का प्रयास करता है और बोल बोल के जो है पापा की तरह सीखने का प्रयास करता है दोस्तों। तो इस तरीके से भाषा
जो है अनुकरण के द्वारा भी सीखी जा सकती है। वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, देखिए लिखा है ना वाइगोस्की में सामाजिक अंतःक्रिया ट्रिक है, तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा अर्जित करता है और सीखता है। बच्चे परिवार, समाज से और आस पड़ोस से भाषा का अर्जन करते हैं, अर्थात भाषा का अर्जन जन्मजात होता है, लेकिन वातावरण से भी बच्चे करते हैं। जैसे भाषा में परिवार, जैसे केरल वाला है तो परिवार भाई हमेशा इंग्लिश बोल रहा है तो केरल वाला बालक इंग्लिश बोलने लगता है अनुकरण करके। यूपी वाला हिंदी या भोजपुरी बोल रहा है तो बच्चा हिंदी बोलने लगता है जो अनुकरण करके। तो इस तरीके से बालक सीखता है। और आपको याद रखना है अनुबंधन का सिद्धांत आपको याद रहना चाहिए, ये ऑप्शन में आने वाला है। और अनुकरण का सिद्धांत ये भी ऑप्शन में आपके आ जाता है। भाषा अर्जन का सिद्धांत आएगा तो आप जान ही जाएंगे कि यह भाषा का सिद्धांत है। तो देखिए भाषा अर्जन भी अनुकरण करके ही किया जाता है। यह सिद्धांत मुख्यतः चोम्स्की ने दिया है। भाषा अर्जन का सिद्धांत वही भाषा अर्जन यंत्र जो है वही चीज़ जो है चोम्स्की ने दिया है। भाषा के सिद्धांत अलग अलग लोगों ने दिए हैं ना, तो भाषा अर्जन का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया है। उनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है और उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा जानकर धीरे धीरे सही वाक्य और सही शब्द बनाना, नए नए शब्द बनाना सीख जाते हैं दोस्तों। इसके बाद क्रियाशीलता का सिद्धांत है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रियाशीलता भी वही है, एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा, स्व करके सीखना शिक्षा। तो यह सिद्धांत बालक को अधिकतर अवसर प्रदान करता है तथा सृजनात्मकता की ओर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे कक्षा में करके सीखना, कक्षा में परिचर्चा करना, कक्षा में वाद विवाद करना, कक्षा में प्रश्न पूछना, ये इससे बच्चे क्रियाशील रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और इससे भाषा शिक्षण बहुत सरल हो जाती है। इसमें कुल मिला जुला कह सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के द्वारा बच्चे क्रियाशील के सिद्धांत में क्या करते हैं, सीखते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं, तो अगला है अभ्यास का सिद्धांत। तो अभ्यास का सिद्धांत है कि बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे किसी भी भाषा को, जैसे क से लेकर ज्ञ तक आपको वर्णमाला लिखना है तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आप एकदम आराम से क से ज्ञ तक बार बार लिखें, बार बार पढ़ें, बार बार लिखें, बार बार पढ़ें। उसी को अभ्यास या पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। तो भाषा अभ्यास से भी सीखी जा सकती है, पुनरावृत्ति से भी सीखी जा सकती है। जैसे कौवा है तो बार बार जो है अभ्यास करिए। कौवा में क है, क पर औ का मात्रा है, व है, व पे आ का मात्रा है, तो कौवा बना है। बेटा पापा बोलो, तो बेटा पापा बोलो कहते हैं जब, तो बच्चा बोलता है पा, माँ, बा। तो ये अभ्यास बच्चा करता है और बार बार अभ्यास करते करते वह क्या करता है, सीख जाता है। अभ्यास लिखित और मौखिक दोनों तरीके से हो सकता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है। अभ्यास से निपुणता भी आती है। अभ्यास लिखित या मौखिक हो सकता है। अगला है ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। दोस्तों ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत की अगर बात करें, इसको हम जीवन समन्वय या पूर्व ज्ञान सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए ज्ञात जो पहले से है वो हमारा पूर्व ज्ञान है, जिसे हमने मूर्त किया है, तो इसे मूर्त से अमूर्त भी कह सकते हैं। और जो पहले से हमें ज्ञान है पूर्व ज्ञान में, उसे उदाहरण भी कह सकते हैं। तो उदाहरण से नियम भी कह सकते हैं, मूर्त से अमूर्त भी कह सकते हैं, और ज्ञात से अज्ञात भी कह सकते हैं, पूर्व ज्ञान भी कह सकते हैं, जीवन समन्वय भी कह सकते हैं। अब जैसे बच्चे को चा सिखाना है तो चम्मच बच्चा देखा है लेकिन चरखा बच्चा नहीं देखा है, तो चा से चम्मच उसे पढ़ाएंगे कि चा से चरखा पढ़ाएंगे? तो चा से चम्मच पढ़ाएंगे तो बच्चा ज्ञात की ओर आएगा, और चा से चम्मच पढ़ाने के बाद कुछ दिन बाद चा से चरखा भी पढ़ा देंगे। तो बच्चे को ये चीज़ लगेगा भैया चा से चम्मच हमको पहले से आता था, अब चा से चरखा भी हमको आ गया। अब पहले आप उसे चा से चरखा बता दीजिए, उसको चा से चरखा माने कुछ पता ही नहीं है, और उसके बाद चा से चम्मच बताइए, तो बच्चा जो है रुचि नहीं लेगा, रट भले लेगा। तो बच्चे को जीवन में देखा है, जो चीज़ भी बच्चा देखा है, जो पहले से उसका मूर्त है, जो ज्ञात है, उस बच्चे को वही सिखाया जाता है। तो बच्चे भाषा अर्जन में अत्यंत रुचि लेते हैं। चम्मच वह बहुत ही जल्दी से क्या कर जाएगा, बच्चा सीख जाएगा। अब ज्ञा से ज्ञानी सिखाएंगे, ज्ञा से ज्ञान सिखाएंगे, तो बच्चा ज्ञानी को जान सकता है, ज्ञान को जानने में उसको बहुत ही समस्या हो सकती है। तो आप बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाएंगे। अगर कोई मान लीजिए आप जल प्रदूषण पढ़ा रहे हैं, तो जल प्रदूषण में आप यमुना और गंगा नदी का जो है, दिल्ली वाली यमुना नदी और प्रयाग वाली जो है गंगा नदी का उदाहरण नहीं देंगे कि ये दोनों नदियाँ गंदी हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। आप कहेंगे आपके गांव में जो गंदा नाला है, आपके गांव में जो है जो नल बहुत ही बालू देता है, आपके गांव में जो पोखरा बहुत गंदा है, जहाँ पे मच्छर ढेर सारे बैठे रहते हैं, तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। और ऐसे पानी को हमको नहीं पीना चाहिए। तब आप उसी को रिलेट करके फिर उसी की तरह बता सकते हैं कि बेटा जैसे पोखरा होता है, वैसे जो बहुत बड़ा होता है, जिसकी अनंत दूरी होती है, देखेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं दिखाई देगा, उसी को समुद्र कहते हैं। और समुद्र का पानी भी प्रदूषित होता है, खारा होता है, जो पी लेगा उसको तमाम प्रकार के रोग हो सकते हैं। तब ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे, पूर्व ज्ञान से जो है
या पूर्व अनुभव से आगे जाएंगे, आप मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे, उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, तो बच्चा भाषा बहुत तेज़ी के साथ सीखेगा। अगला है उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत। दोस्तों देखिए, कोई भी शिक्षण होता है वो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। शिक्षण से पूर्व शिक्षक एक निश्चित उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसीलिए उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षण प्लान, प्रकरण जैसे वर्णमाला व मात्राएं हैं, तो उद्देश्य, अब जैसे वर्णमाला और मात्राएं हैं तो उसका उद्देश्य ही है कि आज से बच्चा वर्णमाला और मात्राएं लगाना सीख लेगा। जैसे आप बोलेंगे बच्चे को कि गौरव लिखो तो ग पे औ का मात्रा लगाना सीख लेगा, र व लिखना सीख लेगा। अगर कहेंगे महेश लिखो तो म पे कोई मात्रा लगाना नहीं और हा पे ए का मात्रा और बड़ा सा लिखना वह सीख लेगा। अर्थात शिक्षण प्लान या उद्देश्यपूर्ण जो शिक्षण होता है उससे अब बच्चा जो है, बालक जो है मात्रा वाले शब्द को पढ़ लेगा, गिनती गिनना सीख जाएगा। मतलब हर एक शिक्षण के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है और उसमें भाषा का भी प्रयोग होता है। तो उद्देश्यपूर्ण शिक्षण के सिद्धांत से भी हम भाषा सीख सकते हैं। अगला है विविधता का सिद्धांत। तो दोस्तों देखिए, विविधता का सिद्धांत क्या कहता है? भारत एक बहुभाषिक देश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विविधता के सिद्धांत का मतलब है कि भारत में विविध तरीके के लोग रहते हैं, विविध जो है विविध उनके कल्चर हैं, विविध जो है उनके भाषा हैं। तो शिक्षकों को इस बहुभाषिकता का कठिनाई नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे संसाधन के रूप में लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो है टीचर जो है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा आता है, इसलिए इस पे जोर दे रहे हैं। जो टीचर है, टीचर मान लीजिए हिंदी केवल जानता है और इंग्लिश जानता है, लेकिन उसकी जो है ज्वाइनिंग हो गई उड़ीसा में, तो उड़ीसा वाला जो बालक है, मान लीजिए कभी तमिलनाडु रहा है, तमिलनाडु की भी भाषा जानता है, उड़ीसा की भी भाषा जानता है, झारखंड की भी भाषा जानता है, आंध्र प्रदेश की भी भाषा जानता है, केरल कर्नाटक सबकी भाषा जानता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की भाषा जो है बहुत कम जानता है। तो वह जो है कन्नड़, मलयालम और इन सब भाषाओं में जब भाषाओं का प्रयोग करेगा तो शिक्षक को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार इसको हमको बाहर भगा देना चाहिए, बल्कि उसको एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए और शिक्षक को उससे खुद सीखना चाहिए और बच्चों को कुछ नया चीज़ भी सिखा देना चाहिए। बेटा देखो इसको फला चीज़ कहते हैं फला भाषा में। तो इस तरीके से विविधता का सिद्धांत होता है, क्योंकि हमारा देश बहुभाषिक देश है, इसमें 22 भाषाएँ हैं और 22 भाषाओं को संविधान ने मान्यता दिया है। और 22 भाषा का अगर जो है कोई बच्चा एक बच्चा आपके स्कूल में आ जा रहा है, क्लास में आ जा रहा है, तो उसे आप कठिनाई मत समझिए, उसे आप अपना संसाधन समझिए कि हमको कुछ और सीखने को मिल रहा है, अन्य बच्चों को और कुछ सीखने को मिल रहा है, पर्यावरण कुछ और अच्छा हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखिए। और यहाँ पे एक समावेशी शिक्षा भी लिख दी है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समान शिक्षा, हर प्रकार के छात्रों को एक छत के नीचे समान भाव से पढ़ाया जाए, उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। चाहे वो जो है दृष्टिबाधित हो, चाहे मूक बधिर हो, चाहे उसको सुनाई न देता हो, चाहे वो बहुत ही तेज हो, प्रगतिशील हो, प्रखरवादी हो, सामान्य बालक हो, कोई भी बालक दुनिया का हो, किसी को हमको अलग से नहीं पढ़ाना है, सभी को हमको एक ही में पढ़ाना है। अगला है दोस्तों अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। तो अनुपात एवं क्रम का जो सिद्धांत है, इसमें आपको बताया गया है कि भाषा कौशल विकास के क्रम या अनुपात क्या हैं। तो दोस्तों देखिए, भाषा कौशल विकास के 4 क्रम होते हैं और यह बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। और इसी को कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी LS। ऐसे इसको याद करते हैं LSRW, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग। इसी को दोस्तों कभी कभी हम सु से सुनना, बो से बोलना और पा से पढ़ना और ली से लिखना सुबोपली कहते हैं। और कई एग्जाम में सुबोपली आया है। तो सुबोपली भाषा कौशल विकास के या भाषा विकास के क्रम हैं। और भाषा विकास के क्रम जो है, पहले आपको सुनना आना चाहिए। आप किसी चीज़ को जब बहुत अच्छे से, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बहुत ही अच्छे से अगर आप सुन ले रहे हैं, तभी तो आप जो है उसके प्रश्नों का उत्तर बोल कर देंगे। जब आप सुने रहेंगे सही से, तभी तो आप उसके प्रश्नों का उत्तर बोल के देंगे। और जब आप सही से उत्तर बोल के देंगे तो इसका मतलब कि आपको पढ़ने आ गया है। और जब आप पढ़ना जान जाएंगे तो आपको अगर टीचर कुछ बोलेगा तो उसको लिखना भी क्या करेंगे, जान जाएंगे। यानी सुबोपली या LSRW जो है सीखने भाषा कौशल के क्रम हैं या भाषा कौशल के अनुपात हैं। अब देखिए, सभी कौशलों का सही से क्रमबद्ध एवं साथ साथ विकास होना बहुत ही आवश्यक है। एक कौशल में कमी हो तो भाषा विकास जो है क्या रह जाएगा, अधूरा हो जाएगा। जैसे आप सब कुछ जानिए, जो है सुनना ही नहीं जान रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो
तो एक तो खाली कम ही रहे, बोलना तो सब जानते हैं, पढ़ना भी आपको तब दिक्कत हो जाएगी। मतलब कोई भी एक भाषा कौशल नहीं रहेगा तो आपको समस्या होगी। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य जो होता है चारों भाषा कौशलों में निपुणता हासिल करना होता है या करवाना होता है। दोस्तों इसी को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। ये भी आपके ऑप्शन में आता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब ये है कि सतत माने लगातार हर 15 दिन, हर 2 महीने या हर 3 महीने में आप पेपर लेते रहिए, बच्चों का टेस्ट लेते रहिए। और सुनना जो होता है, बोलना जो होता है, पढ़ना जो होता है और लिखना जो होता है, सभी पक्ष का आप क्या करिए, सभी पक्षों का पेपर लीजिए, सभी पक्षों का आकलन करिए। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है, सतत माने लगातार और व्यापक माने इन चारों का लिखित परीक्षा होती है। कहीं कहीं मौखिक परीक्षा होती है, नहीं तो और कहीं कोई भी परीक्षा नहीं होती है। अर्थात सतत मूल्यांकन तो होता है लेकिन व्यापक मूल्यांकन नहीं होता है, लेकिन होना ऐसा ही चाहिए कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो। अगला दोस्तों है बोलचाल का सिद्धांत। दोस्तों बोलचाल का सिद्धांत का मतलब है कि जैसे हम बातचीत आपस में कर रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपसे बातचीत चल रही है, तो हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और आप भाषा को क्या कर रहे हैं, समझ जा रहे हैं। तो बोलचाल के सिद्धांत से बातचीत के माध्यम से भाषा सरलता और अस्थायी रूप से सीखी जा सकती है, जो लंबे समय तक याद रहती है। सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक इंटरैक्शन यानी अर्थात जो समाज से हम इंटरेक्शन करते हैं, समाज से हम बोलते हैं, समाज से हम बातें करते हैं, समाज में बात करके विकास करते हैं, तो अपना भाषा विकास भी उसी के द्वारा होता है। अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा प्रयोग के अधिक बल अवसर प्राप्त होती है। जैसे इंग्लिश वाला जो है 100 कर्नाटक वाले जो इंग्लिश बोलते हैं, एक यूपी वाला बिहार जो है, एक यूपी में मतलब एक मान लीजिए 100 लोग कर्नाटक में हैं, कर्नाटक की जनसंख्या मान लीजिए 100 है, और उसी में एक जो है यूपी वाला चला जाए, बिहार वाला चला जाए और बचपन से ही वह रहना शुरू कर दे, तो क्या बोलिए कर्नाटक में जाने के बाद यूपी और बिहार की बोलचाल की भाषा या बातचीत की भाषा में कुछ इंग्लिश आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। तो आप जिस वातावरण में रहेंगे, जिस समाज में रहेंगे, उस सामाजिक अंतःक्रिया वहीं से करेंगे। आप अमेरिका में रहेंगे तो आप वहाँ हिंदी थोड़ी नहीं बोलेंगे, वहाँ पे आप जाएंगे, सामाजिक अंतःक्रिया होगा, समाज से इंटरेक्शन होगा और समाज में आपके अगल बगल सब इंग्लिश बोलेंगे तो आप भी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। जैसे देखिए सऊदी अरब में जो जाते हैं, सऊदी अरब की कुछ भाषाएं जो है ज़रूर सीख लेते हैं। अगला दोस्तों है चयन का सिद्धांत। तो देखिए चयन का सिद्धांत क्या कहता है कि भाषा शिक्षण हेतु यह सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। कक्षा में किस प्रकार के छात्रों को कब क्या कैसे पढ़ाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है। कब क्या और कैसे पढ़ाना है, इसमें सही शिक्षण विधि, सही समय, सही पाठ्यक्रम और सही विषय का चयन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जैसे मान लीजिए चयन के सिद्धांत का मतलब है आपको भाषा सिखाना है, तो आपने विषय का चयन किया हिंदी। हिंदी में आप क्या सिखाएंगे, आप क्या चयन करेंगे? तो पठन सामग्री हमने चयन किया वर्णमाला। अब वर्णमाला आपको पढ़ाना है, चयन तो आप कर लिए, लेकिन आपको ये भी चयन करना होगा कि आप कितने दिन में इसको पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। तो हमने चयन किया कि 10 दिन में हम इसको पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। और आपको ये भी पता रहना चाहिए कि आप कौन सा शिक्षण सूत्र यूज करेंगे। तो वर्णमाला क ख ग घ सिखाने के लिए या ABCD सिखाने के लिए हम मूर्त से अमूर्त यानी उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि पहले बच्चे को क से कबूतर सिखाना है तो हम कबूतर का चित्र दिखाएंगे, उसी के बहाने हम अमूर्त चीज़ यानी का वर्ड जो है बच्चे को क्या करेंगे, सिखा देंगे। तो ये होता है चयन का सिद्धांत, यानी हम हर चीज़ का चयन करके भी बच्चे को भाषा सिखा सकते हैं। उसके बाद अगला है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। तो देखिए बाल केंद्रितता के सिद्धांत में रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये सारे के सारे सिद्धांत जो है, अनुकरण का सिद्धांत या स्व करके सीखने का सिद्धांत सब आ जाएंगे। तो बाल केंद्रितता का सिद्धांत का मतलब होता है कि इसमें बालक सबसे महत्वपूर्ण होता है, अर्थात बालक केंद्र में होता है। बालक की रुचि के अनुसार, बालक के प्रेरणा के अनुसार भाषा शिक्षण देना ही जो है बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। पहले बालक के मानसिक स्तर को हम समझते हैं कि एक दिन में बच्चा का से लेकर क्या अंगा तक सीख सकता है, कि एक दिन में बच्चा केवल का ही सीख पाएगा। उसके मानसिक स्तर को हम समझते हैं और उसको ज़्यादा लोड नहीं देते हैं, तब बच्चा उस सब्जेक्ट में क्या करता है, भाषा सीखने में बड़ी रुचि लेता है और हिंदी इंग्लिश बड़े ही रुचिकर ढंग से क्या कर लेता है, सीख लेता है। और देखिए भाषा शिक्षण में दोस्तों कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, या व्याकरण शिक्षण में ही दोस्तों देखिए उदाहरण से नियम सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उदाहरण से नियम का मतलब है कि जैसे आप जो है पहले घड़ी दिखाएंगे बच्चे को या घड़ी के बारे में बताएंगे, उसके बाद उस नियम में जाएंगे, वर्णमाला सिखा देंगे घ उसको।
तो वर्णमाला एक नियम हो गया, एक सिद्धांत हो गया, और घड़ी तो आप बच्चा पहले से देखा है, तो इसीलिए कहते हैं कि इसी सिद्धांत को हम मूर्त से अमूर्त कहते हैं, क्योंकि बच्चा पहले से घड़ी देखा है और घड़ी से हम घ जो नहीं बच्चा देखा है उसको सिखा देते हैं। पहले बच्चा कबूतर देखा है, कबूतर से उसे हम क्या सिखा देते हैं, का सिखा देते हैं। पहले बच्चा खरगोश देखा है या खरगोश जैसा कोई जानवर देखा है, उससे हम बहका के उसे खा सिखा देते हैं। ऐसे ही इसीलिए इसको हम ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत भी कहते हैं या शिक्षण सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा पहले से ज्ञात यानी मूर्त यानी उदाहरण ज्ञात है बच्चे को कबूतर, कबूतर नहीं ज्ञात है तो कबूतर की तरह बहुत सारी चिड़िया उसने देखी है तो सोच लेगा कि वही चिड़िया कबूतर होती है जो सफ़ेद वाली होती है। तो वह पहले से ज्ञात चीज़ है। उसके बाद अज्ञात चीज़ उसके लिए है का वर्ड जो है, का वर्ड जो है उसको बहका के हम लोग क्या करते हैं, सिखा देते हैं। तो उदाहरण से नियम की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर उसे पता चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो उदाहरण है मूर्त है और ज्ञात है, ये विशेष चीज़ें हैं, विशिष्ट चीज़ें हैं। तो विशेष से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र इसमें हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो विकास का सिद्धांत हम पढ़ते हैं, तो विकास का सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं तो वो हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले हम जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ेंगे, तब जाके हम विशिष्ट की ओर का मतलब है कि तब उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉडमास। पहले हम वर्णमाला और मात्राएं सीखेंगे, उसके बाद हम जो है शब्द बनाना, वाक्य बनाना सीखेंगे। ये विकास होता है क्योंकि हमारा विकास है। और यहाँ पे शिक्षण सूत्र प्रयोग कर रहा है कौन, टीचर प्रयोग कर रहा है। तो टीचर पहले विशेष चीज़ें बच्चे को क्या करता है, बता देता है। विशेष चीज़ों का मतलब है कि उदाहरण को पहले बच्चे को क्या कर देता है, बता देता है। तो उदाहरण यानी विशिष्ट, और विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाता है। यहाँ पे विशिष्ट क्या है, कबूतर का चित्र बताना विशिष्ट है, और सामान्य क्या है, क है। तो ये विशेष से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करता है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, अंश से पूर्ण की ओर। अंश का मतलब है कबूतर है तो कबूतर का बच्चा तो जानता ही है, चम्मच है चम्मच को बच्चा जानता ही है, जहाज है जहाज को बच्चा जानता ही है। लेकिन पूर्णतः क्या है, वर्णमाला, तो वह वर्णमाला उसी के बहाने क्या कर देता है, सिखा देता है। तो वह अंश से किधर ले जाता है, पूर्ण की ओर ले जाता है। अंश का मतलब बच्चे को अभी कबूतर वबूतर का चित्र पता था, लेकिन वर्णमाला पूरी नहीं पता था। पूर्ण वर्णमाले को बच्चा को क्या करता है, सिखा देता है। और देखिए, पहले अगर उदाहरण दिया जाता है तो उसे हम सरल कहते हैं, और सरल चीज़ें पहले सिखाते हैं। उसके बाद जो वर्णमाला का अक्षर होता है वो उसके लिए क्या होता है, जटिल होता है। तो बाद में जटिल होता है, तो सरल से जटिल की ओर। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ विशेष से सामान्य की ओर कह रहे हैं, यहाँ सरल से जटिल की ओर कह रहे हैं, और वहाँ पे हमने सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल बताया था। तो आपको कन्फ्यूजन एकदम नहीं होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें अलग थी, ये सारी चीज़ें अलग है। ये शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सूत्र में आपको याद रखना है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, जो है उदाहरण से सरल नियम की ओर, सरल से जटिल की ओर, और अंश से पूर्ण की ओर, विशेष से सामान्य की ओर होता है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं तो साहचर्य का सिद्धांत, जैसे अनुबंधन का सिद्धांत था वैसे वही सिद्धांत समझ लीजिए साहचर्य का सिद्धांत है। साहचर्य मतलब संबंध होता है या संगति होता है। जैसे का से कबूतर सिखाना है तो कबूतर के चित्र से का हम संबंध करके और भाषा बच्चे को सिखा देते हैं। भाषा सीखने के लिए बालक व्यक्ति, वस्तु या चार्ट, पुस्तक, कंप्यूटर, पर्यावरण, परिवेश से साहचर्य स्थापित करके भाषा अर्जन करता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं एक बच्चा भाषा अर्जन करने के लिए वातावरण से भी क्या करता है, साहचर्य स्थापित करता है। माता पिता भाई बहन से भी साहचर्य स्थापित करता है। विभाजन का सिद्धांत, दोस्तों विभाजन का सिद्धांत क्या कह रहा है, इसके अनुसार शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि चयनित पाठ जो है उसको छोटे छोटे भागों में, जैसे स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन का नियम दिया है या जो भी दिया है उसी तरीके से है विभाजन का सिद्धांत। बस स्किनर के टाइप का भी है कि एक पाठ बहुत बड़ा अगर है तो उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करके हम लोग देखिए शिक्षण प्लान भी बनाते हैं। एक चैप्टर पढ़ाना होता है तो 4 शिक्षण प्लान बनाते हैं। तो चयनित पाठ को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके बच्चों को एक एक करके पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चे सरलता से उसे समझ सकें। यह सिद्धांत सरल से जटिल शिक्षण सूत्र को क्या करता है, पोषित करता है। जैसे आपको प्रकरण ले लिए वर्णमाला, तो वर्णमाला जब पढ़ाना आपको है तो वर्णमाला एक आपका चयनित पाठ है तो इसको विभाजित करके पढ़ाएंगे। पहले वर्ण की परिभाषा पढ़ा देंगे, फिर वर्णमाला की परिभाषा अलग पढ़ा देंगे, स्वर पूरा अलग पढ़ा देंगे, व्यंजन पूरा अलग पढ़ा देंगे, फिर स्वर के प्रकार अलग पढ़ा देंगे, व्यंजन के प्रकार अलग पढ़ा देंगे। इस तरीके से भाषा विभाजन का सिद्धांत जो है अलग अलग करके पढ़ाया जाता है। उसके बाद देखिए पुनरावृत्ति का सिद्धांत आ जाता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत मतलब जो अभी पीछे हमने अभ्यास का सिद्धांत पढ़ा था वही समझ लीजिए पुनरावृत्ति का सिद्धांत है या परिपक्वता का सिद्धांत है। पढ़े हुए पाठ की निरंतर पुनरावृत्ति करते रहना, लिखित रूप से चाहे मौखिक रूप से, चाहे परीक्षा के रूप में, चाहे टेस्ट के रूप में, चाहे अन्य क्रियाओं के द्वारा पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहलाता है। वर्णमाला का सही अंतराल पर पुनरावृत्ति करें ताकि बच्चा परिपक्व हो जाए। आप देखिए कखा गखा बहुत ही पढ़ाते हैं, ABCD बहुत ही पढ़ाते हैं,
बच्चों से पहाड़ा पढ़वाते हैं, बहुत चीज़ें बच्चे को सुलेख लिखवाते हैं, निरंतर पुनरावृत्ति करते रहते हैं, जो भी चीज़ पढ़ाए रहते हैं उसको दोबारा पढ़ाते रहते हैं ताकि बच्चा भूले ना। नोट, भाषा शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करके भाषा शिक्षण को अत्यंत प्रभावशाली, रुचिकर बनाया जा सकता है। जैसे TLM का प्रयोग किया जाता है तो जो पढ़ाई लिखाई होती है बड़ा रुचिकर बन जाता है, वैसे भाषा शिक्षण सिद्धांतों का अगर प्रयोग करेंगे तो भाषा को बहुत ही प्रभावशाली और रुचिकर बना सकते हैं और बच्चा अभिप्रेरित होगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है, जैसे भाषा विकास सिद्धांत नहीं है तो देखिए अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास सिद्धांत नहीं है, यह आपके एग्जाम में आया है। देखिए हमने अनुबंधन का सिद्धांत भी पढ़ाया, अनुकरण का सिद्धांत भी बताया, परिपक्वता का सिद्धांत भी बताया। परिपक्वता का सिद्धांत अभी ऊपर ही बताया, पुनरावृत्ति या परिपक्वता का सिद्धांत। वाणी दोष नहीं है दोस्तों, वाणी दोष नहीं है। देखिए ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, यह वाणी दोष है। ठीक है, उनका ध्वनि बोलना है क तो बुला रहा है फ, बोलना है म तो बुला रहा है च, अस्पष्ट उच्चारण है तो भाई जाहिर सी बात है ध्वनि परिवर्तित हो रही है तो उच्चारण भी स्पष्ट नहीं है। जैसे बोल रहे हैं लड़का तो लड़का लड़की सुनाई दे रहा है। धीमी या तेज़ गति से बोलना, देखिए धीमी गति से बोलिए चाहे तेज़ गति से बोलिए, आगे वाले को अस्पष्ट है तो यह वाणी दोष नहीं है। हकलाना और तुतुलाना ये भी वाणी दोष है। कह रहे हैं मेली जो है मेली ताता के शादी में जुलूल ते जुलूल आना, तो ये क्या है, वाणी दोष है। तीव्र अस्पष्ट वाणी, मतलब बहुत ही अस्पष्ट वाणी, कुछ भी कह रहे हैं आगे वाला समझ नहीं पा रहा है, ये भी वाणी दोष है। दोस्तों था, फा और चा पूछा है, था, फा और चा ध्वनियाँ क्या है, तो यह स्वनिम है। देखिए दोस्तों स्वनिम क्या है, स्वनिम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। स्वनिम उच्चारित भाषा की ऐसी सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई है जिससे दो ध्वनियों का अंतर स्पष्ट हो सके। जैसे कुछ भी आप लिख दीजिए, जैसे था लिख दिए और फा लिख दिए, तो ये तो आप केवल बोल रहे हैं ना कि एक था है और एक फा है, तो था और फा यानी दो ध्वनियों में अंतर अगर स्पष्ट हो जा रहा है तो उसी को हम क्या कह देते हैं, स्वनिम कह सकते हैं। यहाँ पे हमको लगता है कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं था, फा और चा की जगह पे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पूरा भाषा का सिद्धांत चैप्टर खत्म हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर